छत्तीसगढ़ की जानी मानी शख्सियतों से एक मुलाकात की श्रृंखला में आइए आज मिलते हैं अपनी दिलकश आवाज और अंदाज के जादू से सारी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली मशहूर शख्सियत श्री मिर्जा मसूद साहब से। आकाशवाणी और दूरदर्शन की दुनिया के मंजे हुए उद्घोषक के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक खेल स्पर्धाओं में कमेंटेटर के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाले श्री मिर्जा मसूद जी का संपूर्ण जीवन अपनी इसी जादुई विधा के लिए समर्पित रहा है। अपनी अब तक की जीवन यात्रा में अतीत की यादों से helloraipur.com को रूबरू कराते हुए उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियों को इस तरह ताजा किया। नमस्कार मधुर जी। देखिए, वैसे तो अगर रजिस्टर में इंदराज करने वाली बात है तो मैं सन 1942 में राजनांदगांव में पैदा हुआ। उस वक्त राजनांदगांव सीपी एंड बरार में था, बाद में मध्य प्रदेश में और फिर अब छत्तीसगढ़, तो रियासत और फिर तहसील और अब वो जिला हो गया है। रजिस्टर में तो 30/3/1942 की पैदाइश है, लेकिन मालूम नहीं क्यों जो मैंने अपनी माँ से सुना था तो 3 अप्रैल को वो बताती थी या बोलती कुछ थी ऐसे, वो भी अपनी उंगलियों पर हिसाब लगा करके तो हम उसी को मानते हैं। तो जगह और तारीख और वक्त तो मैं अपनी पैदाइश का बता सकता हूँ कि कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, लेकिन अगर आप कहें क्यों पैदा हुआ तो बताना मुश्किल होगा। तो बचपन में कुछ दिन राजनांदगांव में हम रहे। उन्हीं दिनों मुल्क तकसीम हुआ, बड़ी अफरा तफरी का आलम था। तो मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है बुधू नाम का हमारे घर में एक मेंबर था जो मुझे अपने कंधे पर बिठा करके नाचा गम्मत वगैरह दिखाया करता था। जब पार्टीशन हुआ तो एक परिवार के साथ, मेरे मामा के परिवार के साथ में वो पाकिस्तान चला गया और कुछ दिनों के बाद में मुझे मालूम हुआ कि बुधू मुसलमान हो गया है। तो मैं बहुत रोया, मुझे समझ में नहीं आया तो उसको क्या हो गया है। लोग कहें कि बुधू मुसलमान हो गया है तो मैं समझ नहीं पाता था कि उसके साथ क्या हो गया है, तो मैं बहुत रोता था उसके लिए। तो बचपन की कुछ इसी तरह की यादें थी। घर के सामने में मेहंदी की बाढ़ हुआ करती थी। हम जब खेलते थे तो गिलहरी को पकड़ने की कोशिश, तो कभी तितलियों तक पहुंचने की कोशिश, इसमें ही बहुत बचपन के दिन गुजर रहे थे। बचपन में एक मेरी बहुत अजीब सी आदत थी जिसको मैं, अब लोग कहेंगे कि खप्त है, मैं अपनी बहुत प्यारी चीजों को या कहें कि बहुत अच्छे लगने वाले रिश्तों को मैं बचपन में चांद के पीछे छिपा दिया करता था। अब मुझे लगता है कि उन दिनों चांद मेरे करीब था या मेरे हाथ इतने थे कि मैं उन तक पहुंच सकता था। अब मुझे अपने हाथ भी छोटे लगते हैं और चांद भी बहुत दूर लगता है जबकि इंसान चांद पर पहुंच गया है। सन 1942 में राजनांदगांव जिले में जन्मे श्री मिर्जा मसूद जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग की तस्वीर का खाका कुछ इस तरह से खींचा। तो जब हम हैदराबाद से नागपुर के लिए रवाना हुए, इत्तेफाक से उसी दिन गांधी जी का कत्ल हुआ था। तो बड़ी मारकाट मची थी, तो फिरका वाराना जो जहनियत है वो उभर आई थी। तो मैं ट्रेन में बैठा था, मुझे याद है कि वहां भी मारकाट शुरू हो गई, लोग दंगा कर रहे थे। तो किसी ने मुझे यहाँ मारा था तलवार से, ये मारा था तो यहाँ लगा था मेरे, ये एक निशान है यहाँ पर और एक निशान मेरे यहाँ है। तो मेरी वालिदा, मैंने मेरी अम्मा ने उसको धक्का दिया तो वो गिर गया और गिरने के बाद वो तमाम जो दूसरे लोग थे वो उन्होंने उसको अपने काबू में करके बाहर कर दिया। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी। तब से मेरे जहन में एक बात आती है कि माँ किसी की हिंदू हो या मुसलमान, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है कि वो कम से कम अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। ऐसे तो एक कुछ चीजें ऐसी बन रही थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करते हुए रंगमंच और नाटक की दुनिया में शोहरत हासिल करने वाले मिर्जा साहब उम्र के इस दौर में भी पूरी शिद्दत के साथ कला के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुरू से मुझको ड्रामे वगैरह का शौक था, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तभी मैं छोटा था तो मुझे लोग अपने साथ कुछ नाटक में पार्ट दिया करते थे और मैं उनके साथ चला जाता था, अच्छा लगता था। और कभी मेरी अम्मा ने मुझे रोका नहीं इन सारी चीजों से। उन्हीं दिनों कुछ पेंटिंग वगैरह करने का, इधर उधर से तस्वीरें बनाने का, कभी पेड़, कभी नदी, कभी पौधे, ऐसे तो शुरुआत हो चुकी थी।
अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर के रूप में helloraipur.com की टीम से मुखातिब होते हुए वे बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने इस सपने को साकार रूप दिया। जैसे आमतौर पर होता है कि एक हॉकी स्टिक मेरे घर में टंगी रहती थी कील पर। ऐसे मैं ये मानता हूं कि मेरा एक बहुत सेंटिमेंटल राइट है हॉकी के बारे में बात करना। तो वो मैं हॉकी स्टिक देखता तो अपनी माँ से पूछता था, अम्मा से, कि ये किसकी है, क्या है। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे अब्बा खेला करते थे हॉकी। तो मैं उतनी हॉकी नहीं खेल पाया, लेकिन वो एक रिश्ता ऐसा बन गया था। तो मैंने उस शौक को या उस कमी को कहिए कमेंट्री करके पूरा किया। तो जब मैं रेडियो की नौकरी में आया तो मैं उसके थोड़ा पहले मैं शैडो प्रैक्टिस किया करता था। तो इमली के बीज हैं, गिट्टी है, पत्थर ऐसे रख के एक नक्शा बनाता था, ये खिलाड़ी, ये टीमें हैं ऐसे, और एक इमेजिनरी शैडो प्रैक्टिस किया करता था। बाद में जब मैं रेडियो में आया तो मुझको मौका मिल गया कमेंट्री करने का। तो मैंने खूब कमेंट्री की, और मेरे पास राजनांदगांव की हॉकी की समझ इसलिए भी थी कि मैं स्कूल में पढ़ते हुए वहां अक्सर जाया करता था टूर्नामेंट देखने के लिए। तो वहां हॉकी की जो समझ थी उसकी वजह से मैं कमेंट्री कर सका। कमेंट्री में एक आध दो कोई देश ऐसे हो सकते हैं अपवाद रूप में जिनकी टीम का मैंने मैच कवर न किया हो, वरना मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जितने भी देश हॉकी खेलने वाले हैं करीब करीब सबकी मैंने कमेंट्री की है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की कड़वाहट से उपजे दर्द को बयां करते हुए उन्होंने उन दिनों के हालात का जिक्र भी किया। लेकिन हॉकी के बारे में पाकिस्तान वालों का ये कहना था कि दुनिया में दो ही मुल्क हॉकी खेलते हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो ये था, वहां के आम लोगों से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने, किसी ने भी जंग की तरफदारी नहीं की। लोगों को अपनी रोजी रोटी से ही मतलब है और वो जंग वगैरह नहीं चाहते। जो सियासतदान हैं वो उनकी बातें अलग है। कमेंट्री के लिए जब ये हुआ तो मुझे एक फायदा ये हो गया कमेंट्री करने से कि मैं पूरा हिंदुस्तान देख सका। हर जगह जाकर के मैंने कमेंट्री की। दो एक खिलाड़ी मुझको पाकिस्तान में ऐसे मिले जिन्होंने रायपुर के बारे में पूछा। एक साहब ऐसे सीढ़ियों से उतर करके आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इंडिया से आए हैं, रायपुर से आए हैं। तो वो मुझसे गले लिपट करके रोने लगे। तो मैंने पलट कर अपने अफसर को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं बात कर लो। मैंने बात की तो फिर मुझसे पूछने लगे कि रायपुर में वो इलाका कैसा है, वहां इमली के पेड़ हुआ करते थे, वहां एक कुआं था। पुरानी बातें उन्होंने निकाली थी। वो शायद पेंशन बाड़ा से तेली बांधा के रास्ते की बात कर रहे थे। एक दो खिलाड़ी ऐसे भी मिले जिन्होंने रायपुर के मैदान में खेला हुआ। तो छत्तीसगढ़ को उस तरह से, छत्तीसगढ़ तो वो नहीं कह सकते थे, लेकिन सीपी एंड बरार बोलते थे। तो उनसे भी मुलाकात हुई। देश विदेश की अनेक मशहूर हस्तियों से मुलाकात की यादों को संजोते हुए उन्होंने अपनी अनुभूति व्यक्त की। रेडियो ने मुझको बहुत कुछ दिया और साइलेंस भी साउंड होता है, ये शायद मैं रेडियो में जाकर ही सीख पाया कि किसी दीवार के पीछे से भी अगर हमें कोई आवाज सुनाई दे रही है तो उसके नक़ूश ज़हन में कैसे उभरते हैं। बहुत मुमकिन है मैं इससे महरूम रहता अगर रेडियो में नहीं गया होता। बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं जो मैं रेडियो में रहते हुए जिनसे मेरी मुलाकातें होती रहीं, चाहे एक बार या दो बार। मैं मुलाकात की तो जहां तक बात है, डॉक्टर राही मासूम रज़ा की बात करूं या अपने राजा मेहदी अली खान साहब, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी। उस वक्त मैं रेडियो में नहीं था जब वो यहाँ आए थे। शकील बदायूनी, एक हल्की सी मुलाकात फिराक साहब से भी हुई थी। और भारत के जितने नामचीन खिलाड़ी हैं, ध्यानचंद जी का तो मैंने इंटरव्यू भी किया था जब वो यहाँ आए थे रायपुर में। एक तमन्ना थी लता मंगेशकर जी को देखने की, तो पुणे जब मैं गया था, आंखों देखा हाल सुना रहा था, तो बहुत करीब से मैंने लता जी को देखा और मैं अनाउंसमेंट भी कर रहा था कि आई हैं और गुलजार का लिखा हुआ गीत है
कदम कदम पे नक्श है विजय हमारा लक्ष्य है वो गाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब लोगों का वो रहा। तो मेरी कई ऐसे चर्चित लोगों में बहुत से लोग हैं, रजनीश जी का नाम बहुत होता है, उनसे 2 बार मेरी मुलाकात हुई थी। चित्रकारी में पारंगत मिर्जा मसूद साहब ने छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक और धार्मिक संपदा पर गर्व व्यक्त करते हुए इसे विश्व की सबसे वैभवशाली संपदा करार दिया। छत्तीसगढ़ को लेकर के मतलब यह है कि मैंने यहाँ की गुफा चित्रों का अध्ययन किया, यहाँ की जितनी पौराणिक धार्मिक महत्व की स्थली है, जितने स्मारक हैं, इन सब को मैंने करीब से जाकर के देखा। यहाँ के कलाकारों के साथ मेरा बहुत जीवंत संपर्क रहा है और अभी भी है। मुझे ताज्जुब होता है कि रायगढ़, सरगुजा, कुछ बस्तर और कुछ धमतरी या राजहरा के आसपास के इलाकों से कि ये इलाका सचमुच धरती के बहुत प्राचीन भूखंडों में से एक है। यानी जिसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर का जो पीरियड शुरू हुआ उसके भी पहले जो आखेट युग माना जाता है, पाषाण, वहां तक के, और जब चक्र का आविष्कार नहीं हुआ था और हथेली से उसको थपक करके जब गोला बनाया जाता था, उस वक्त की जो निशानियां हैं वो यहाँ मिलती हैं। इससे लगता है कि ये एक बहुत बहुत ही प्राचीन इलाका है। अब कुछ ग्रंथों में तो इस तरह की भी बातें आती हैं कि वराह मिहिर ने बृहत संहिता में उल्लेख किया है कि कोसल प्रदेश में गुणवत्ता और आकार में हीरे जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं करके। यहाँ छत्तीसगढ़ में रोमन सम्राटों के सिक्के मिलना या रोम में कोसल प्रदेश या छत्तीसगढ़ के हीरों का मिलना, ये बताता है कि यहाँ कभी इस तरह का कोई आदान प्रदान रहा होगा। जैसे मल्हार है, मल्हार पत्तन कहते हैं, तो पत्तन मतलब जहाँ गांठ खोली जाती है। हो सकता है कभी वहाँ व्यवसायी जो कुछ सामान बेचते खरीदते हो तो गांठें खोली जाती हो और वो वहां पर कोई इस तरह का वो रहा हो। तो ये जो इलाका है ये बहुत ही समृद्ध है। स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ के रणबांकुरों के प्रति नमन भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने रंगमंच के माध्यम से अपनी भावनाएं इस तरह व्यक्त की। हम अगर ये पुरानी बातें छोड़ दें, हम स्वाधीनता संग्राम में आए तो सन 1825 में गैन सिंह ने बगावत की थी, और गैन सिंह की जो बगावत है वो ऐसी बगावत है कि जिसको हम बता सकते हैं कि मंगल पांडे ने जो शुरुआत की थी उससे भी पहले की है। हालांकि वो अपने ही क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए लड़ा था। वो एक तरह से पहला गुरिल्ला वारफेयर था जिसमें उसने अंग्रेजों को साल भर तक के रोका था, और जब चांदा से बड़ी फौज लाई गई तो गैन सिंह पर उन्होंने काबू पाया और गैन सिंह को उसके महल के सामने फांसी दी गई और लोगों को टेरराइज करने के लिए 1900 बहुत पहले 1856-57 में जब हम इसकी बात करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, तो सोना खान के जमींदार नारायण सिंह की बात आती। उससे पहले राम साय उनके पिताजी जो लड़ते रहे थे। उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग आते गए, इसमें जुड़ते गए। सुरेंद्र शाह है, हनुमान सिंह है, गाजी खान है, ये बहुत से लोग इसमें शामिल होते गए। बस्तर में आपके गुंडा धूर है। इन तमाम लोगों ने, इन सब लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी बात है कि जो छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से, छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के इतिहास को, छत्तीसगढ़ के वर्तमान को समझने में मदद भी देती है। और वो एक लगता है कि इसको हम माने, यानी हिंदुस्तान में शायद राजनांदगांव पहली जगह है जहां ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने हड़ताल करवाई थी, और हिंदुस्तान की पहली कामयाब लंबी हड़ताल थी। तो ये थी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले उत्कृष्ट उद्घोषक, श्रेष्ठ कमेंटेटर, बेहतरीन चित्रकार और नाट्य विधा के सफल निर्देशक मिर्जा मसूद साहब के साथ एक मुलाकात। फिर मिलेंगे छत्तीसगढ़ की एक और शख्सियत के साथ और करेंगे उनसे एक मुलाकात। helloraipur.com के लिए मुकेश वर्मा और मधुर चितलांगिया के साथ मधुसूदन शर्मा।